रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज हम सब यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं और मतलब इसका यही है कि कश्मीर में जो उनका इस्तिस्वाब राय का जो हक़ खुद इरादियत का हक़ है उनका, जिसको तस्लीम किया दुनिया ने, अक़वाम आलम ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी करारदादों के जरिए से, वो उन्हें मिलना चाहिए और उसके नतीजे में उन्हें आज़ादी भी मिलनी चाहिए और उस जुल्म सितम से निजात भी मिलनी चाहिए। हमजा, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन का सिलसिला कुछ अर्से रहा और हम बिलबिला हमें पता लग गया, हमें पता लगा कि हम किस तरह ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं और 550 दिन जो हैं वो हो चुके हैं और मुसलसल ये मुहासरा कह लें, लॉकडाउन कह लें, ज़िंदगी का तातुल करें, उनका हिसार कह लें, इसका सिलसिला जारी है जो एंडलेस। वैसे तो 73 बरसों से मामलात ऐसी हैं, लेकिन जो लगाया गया 2019 5 अगस्त को उसकी खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई थी भारत की जानिब से। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है और ये भी कहा जा रहा था, आपको याद होगा, कि अल्लाह का अजाब पूरी दुनिया पर आया है, कि पूरी दुनिया जो खामोश रही है कश्मीर के मामले पे, इनको पता लगे कि लॉकडाउन हो तो कैसा होता है। हमजा, आपने भी और मैंने भी और आप सब ने भी देखा होगा वहाँ पे कश्मीरी माओं की जो हालत ज़ार है, यानी उनके सामने उनके छोटे बच्चे 12-13 साल के लड़के उठा लिए जाते हैं। अभी पिछले दिन हमने देखा वो जो जाली इनकाउंटर में यूथ कश्मीर के बच्चों को मार दिया गया और फिर कहीं ले जाके इनकाउंटर किया गया और लाशें भी वर्षा के हवाले जो है वो नहीं की गई। इस तरह की बहुत सारी ऐसी जुल्म की दास्तानें हैं जो आए दिन वहाँ से हम सुन रहे होते हैं। सर्च ऑपरेशन पता नहीं किस चीज़ के हो रहे हैं, नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन है, वहाँ से उठा के नौजवानों को ले जाते हैं। उनकी कोशिश है कि वहाँ पर कोई नौजवान मौजूद ही ना रहे कश्मीर के अंदर। भारत जो है कश्मीर तो हासिल करना चाहता है लेकिन कश्मीरियों को नहीं चाहता कि वो कश्मीरी भी रहें। और फिर आगे जो मामला हैं वो सब आप जानते हैं। इस पर बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज बात होगी। पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। हाफ विडोज, ये वो जिसे कहना चाहिए, ये वो संगीनी है कि वहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस हवाले से हम आज पूरे प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन बात करें और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपनी यकजहती का इजहार भरपूर तरीके से करें। तो एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम की काली रात कब खत्म होगी? भारतीय मज़ालिम अक़वाम आलम के बनाए गए इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। हंसते बसते घरों को उजाड़ना भारतीय फौज और पुलिस का मशगला बन चुका। आलमी बरादरी भी मोदी की पॉलिसियों के सामने बेबस खामोश तमाशाई बन गई। बदलेगी एक रोज तुझी से दुनिया की तकदीर, ए मेरे कश्मीर ए अर्ज़े दिलगीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। 5 फरवरी कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जल्द से जुलूस रैलियाँ निकाली जाएंगी, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। सेनेट इलेक्शन, पैसे की रेल पेल और मंजूर नजर अफराद को नवाजने का मैदान। अवाम पूछते हैं जमहूरियत के अलंबरदार जमहूरी जमातों के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं? पार्टी कायदीन के चहीते ही सेनेट की टिकट के हकदार क्यों? मुल्क की सियासत विरासतों और शख्सियात के गिर्द कब तक घूमती रहेगी? जिस्मानी बीमारियों की तरह ज़हनी मसाइल भी एक हकीकत। बच्चों को वालिदैन के जज्बाती, ज़हनी और रूहानी सहारे की हमेशा से ज़रूरत। रवां हफ्ते बच्चों की ज़हनी सेहत के हवाले से बात हो रही है। इस हफ्ते को मनाया जा रहा है। बच्चों के ज़हनी मसाइल से बाखबर रहना वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। जी, तो टॉप स्टोरीज़ आपने जानी हैं और बात हम करेंगे मकबूजा कश्मीर के हवाले से, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। जुल्म सितम की दास्तान ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि अक़वाम आलम के बनाए गए इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर यह जो महज़्ज़ब अक़वाम है इनको झंझोड़ती है कि आप लोगों ने आखिर क्या किया। यूरोपीय यूनियन से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा तक सब इस बात पे अग्री हैं कि इनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो बेबस हैं। हमारे सामने यासीन मलिक हैं, हमारे सामने आसिया अंद्राबी हैं, हमारे सामने उनके शौहर हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनको तहाड़ जेल में बदतरीन मजालिम जो हैं उसका निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ पे जो कैदियों के हकूक़ हैं उसको भी अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जुल्म सितम की पॉलिसी रवा रखी जा रही है। आसिया अंद्राबी जो है, हमजा आप भी और देखने वाले, मतलब ये वो खातून है जिनके शौहर जो हैं ये गुज़श्ता
तकरीबन 30 साल से पाबंद सलासिल हैं। उनके बच्चों ने वालिद को नहीं देखा। वो आसिया अंद्राबी जो हैं, जिन्हें आपा जी के नाम से कहा जाता है, उन्हें भी गाहे बगाहे जो है वो उठा लिया जाता है। वो हार्ट पेशेंट भी हैं, नज़रबंद कर दिया जाता है। अच्छा, फिर उसके साथ जो हम बात कर रहे थे ना हमजा, रेप को जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है एज वेपन, जिस तरह से टेरराइज किया जा रहा है, वहाँ पे छोटे बच्चों को उठा के और उनको अपने जुल्म सितम का निशाना बना के, ये इंसानी हकूक़ की वो संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं जिसके नोटिस जो है पूरी दुनिया की तरफ से लिया जाना बड़ा ज़रूरी है। और ये ढाए जाने वाले जो मुजालिम हैं, इनका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। पूरी दुनिया को अब कश्मीर और कश्मीर के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक चीज़ की हद क्या होती होगी, या ये कह लें कि एक्सट्रीम क्या होती होगी? वो ये होती है कि जो जुल्म कर रहा है ना, उसका खुद दिल दहल जाए। तो जो भारतीय फौजी वहाँ पर जुल्म करते हैं वो पागल हो रहे हैं, वो वहाँ पे खुद खुशियाँ कर रहे हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, वापस चले जाते हैं तो अपने गांव में जाकर कहते हैं कि भारतीय फौज ज्वाइन ना करना, ये बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। आप देखें, हद ये है कि जो जुल्म करने वाले लोग हैं वो ज़हनी तौर पर जो है इतने ज़्यादा परेशान हैं और ख़ुदकुशी करने तक चले जाते हैं। और अब भारत का अगर मैं आपको बताऊं ना, आज की जो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट की, आज जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें भारत, जो कि वेस्ट का चहीती तरीन डेमोक्रेसी करार देती थी, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जिसे कहते थे, इस दफ़ा उन्होंने उसे रैंक किया है फ्लॉड डेमोक्रेसी के उसमें। यानी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, बहुत ज़्यादा कोताहियां हैं, बहुत ज़्यादा इसमें संगीन किस्म के मामलात हैं। सो भारत का भी मामला जो है उनको भी देखना पड़ेगा कि उनका जो सेकुलर चेहरा उन्होंने अपना दिखाया हुआ था, इस तरह के मकरू इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और जराइम जो कि जंगी जराइम वहाँ पे किए जा रहे हैं, इसके साथ उनका दुनिया में तशख़्ख़ुस जो है वो भी मजरूह हो रहा है। दुनिया के अक़वाम और महज़िब जो लोग हैं वो इस बारे में सवाल उठा रहे हैं। तो बिल्कुल यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब हमारे मौजूद हैं। सदर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भारत के 5 अगस्त 2019 के कश्मीरियों पर शब खून के बाद अब तक कश्मीर कॉज में कितनी पेशरफ्त हो चुकी है? पाकिस्तान ने क्या किया? अक़वाम आलम से क्या अब भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए? अच्छा, आपने पेशरफ्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आपकी मुराद जो थी वो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर कितनी पेशरफ्त हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पे दुनिया भर की बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, हाउस ऑफ कॉमन्स ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यूनाइटेड किंगडम में, और उसके अलावा यूएस कांग्रेस ने जो है या तो करारदादें टेबल की हैं, या उसके बाद बहस की है, या उन्होंने हियरिंग्स करवाई हैं और शहादतें इकट्ठी की हैं हिंदुस्तान के जराइम के सिलसिले में। आलमी ज़राए इब्लाग़ आमा ने जो है कश्मीरियों के हुकूक़ की हिमायत की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालबा किया है। हिंदुस्तान के इन भयानक मज़ालिम जो हैं उनकी शदीद मज़म्मत की है। और उसके अलावा बड़ी कोशिश से पाकिस्तान जो इस सिलसिले में कामयाब रहा है कि वो सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर को एक मरतबा फिर ले गया है, और वहाँ ये मसला ज़ेर बहस भी आया है, और तमाम बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ पाकिस्तान राब्ते में है। डायस्पोरा कम्यूनिटी जो है, जो बाहर कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं, वो बेहद मुतहर्रिक हैं, और जो है वो पार्लियामेंट के बाहर अपने हलकों में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ जो अहल और राय हैं, मसलन जो लोग वहाँ फैसलों पे असरअंदाज होते हैं, उनके साथ राब्ते में, ये हमारी कामयाबी है। लेकिन हम मंजिल से बहुत दूर हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कश्मीर जल रहा है, और जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है, बिलखुसूस जो ताकतवर अक़वाम है, सलामती काउंसिल के अंदर, सलामती काउंसिल के बाहर, वो खामोश हैं और वो हिंदुस्तान की एक तरीके से सरपरस्ती कर रही हैं, सिवाय चीन के, जिसने हमारी मदद की और मसला कश्मीर को हम दोबारा सलामती काउंसिल में कामयाब रहे। तो इस बड़े चैलेंज का हमने मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये भी बताइएगा कि अब जबकि अमेरिका में एक चेंज ऑफ डोमेन है, डेमोक्रेट्स आ गए हैं, अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर जो हैं कमला हारिस, इनके इक़्तिदार में आने से पहले जो कश्मीरियों के हक़ में बयानात हैं वो कितने हौसला अफजा हैं? नई अमरीकी इंतज़ामिया के आने से मसला कश्मीर के हल करने में कितनी मदद मिलेगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाइडन और कमला हैरिस जो हैं, इन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान तो कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की, और हिंदुस्तान को भी एक तरह से ख़बरदार किया, मुतनब्बे किया कि भाई इस किस्म के जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब मत करो। लेकिन अब देखना ये है कि वो फ़ैसले क्या करते हैं। मसलन ये कि क्या जो है जो बाइडन जो है वो सालिस बन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि
मैं अपने सफारतकारी के तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि जो एक सदर हो, जो इनकम्बेंट सदर हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो सालसी का किरदार अदा करे, क्योंकि उसके ताल्लुकात हिंदुस्तान से भी हैं, पाकिस्तान के साथ। वो कश्मीरियों से बराह रास्त रब्ता करेगा तो हिंदुस्तान एकदम मोतरज़ हो जाएगा। हिंदुस्तान पहले आमादा ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा ये शर्त आयद कर देता है कि जनाब हम किसी सालसी के लिए तैयार नहीं हैं, तो वहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो बाइडन और कैमला हैरिस, पर्टिकुलरली जो बाइडन है, वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। सलामती काउंसिल में जो बहस हुई है उसे कहीं आगे बढ़ाएं, और उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये है कि हिंदुस्तान वहाँ सलामती काउंसिल में बैठा हुआ है। या दूसरा ये है कि वो ये है कि किसी ऐसे स्टेट्समैन की निशानदेही करें, ऐसे गैर जानिबदार, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से हो सकता है, यूरोप से हो सकता है, खुद अमेरिका से हो सकता है। मतलब जिमी कार्टर जो हैं जैसे शख्सियत हैं, उनके मतलब सेहत शायद इजाज़त ना दे, क्योंकि वो, लेकिन उनकी तरह का कोई स्टेट्समैन जो है वो इसके लिए कोई कोशिश कर सकता है। खुद वो ये कह सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, एंटोनियो गुटेरेस साहब को, कि जनाब वो आप एक कश्मीर के ऊपर खुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर करें। अगर आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा में खुसूसी नुमाइंदों की फहरिस्त तो बहुत तवील है। छोटे छोटे इलाकों के लिए जो है, जो ये बल्कान का इलाका है, वहाँ पता नहीं कितने जो है उन्होंने जो है खुसूसी नुमाइंदे मुकर्रर किए हुए हैं, सीरिया के लिए, दूसरे इलाकों में। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा आफत ज़दा इलाका है, इसके खुसूसी नुमाइंदा नहीं। इस सिलसिले में अमेरिका जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। भारत के मामले में पूरी दुनिया का तो हमें सॉफ्ट कॉर्नर ही नजर आता है। आपके भी सामने हम भी हमेशा देखते हैं मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन पामालियों और किसानों के तारीखी एहतजाज के बावजूद भी आलमी ताकतें खामोश हैं, बल्कि सेलिब्रिटीज बात कर रही हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे भारत को लेकर इसके खिलाफ इक़दाम करने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसा रवैया क्यों है? देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बहुत ही मिनिमम रोल अदा कर रहा है इस वक्त। जो है अक़वाम मुत्तहिदा का खुद उसकी ट्रेजेडी ये है कि उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, और जो अमन और सलामती से मुताल्लिक़ मामलात हैं या आबादियों से मुताल्लिक़ मामलात हैं, उनके बारे में वो खामोश है। हालांकि उन्होंने जो है 2005 में जो है एक करारदाद भी पास की थी, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, कि जहाँ लोगों को इस तरीके से मारा जा रहा हो, उनसे बेईमाना सलूक किया जा रहा हो, उनके हुकूक कुचले जा रहे हों, तो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मुदाखलत करे। लेकिन ये ज़बानी कलामी जो है, ऐलानात हैं, उससे आगे कुछ नहीं। तो जो बड़ी ताकतें हैं वो तो हिंदुस्तान की जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो अमेरिका जो है हिंदुस्तान को जवाबदेह न ठहरा कर एक किस्म का शरीक जुर्म हो रहा है। इसी तरीके से बाकी ममालिक जो हैं वो भी शरीक जुर्म हो रहे हैं कि भाई जब कहीं इस तरीके से आप देखें कि एक आर्सनिस्ट है जो एक आग लगा रहा है किसी इमारत को, लोगों को जला रहा है, और आप उसे ना रोकें, तो आप वहीं मौजूद हैं, तो ना आप फायर ब्रिगेड को लाएं, ना आप उन लोगों को, उन जनूनियों को रोकने की कोशिश करें, तो आप शरीक जुर्म हुए ना। तो इस वक्त इस आलमी मंजरनामे में हम जो है मसला कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुश्किलात बेतहाशा हैं, कश्मीरी कैद हैं, और बैनुल अक़वामी इदारों ने भी हमारे लिए अगरचे कुछ दरवाजे खोले हैं, लेकिन जो फैसला करने वाले चैम्बर्स हैं वो खामोश हैं, और इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। हमें यकीन है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि हम हक़ और सच के दिफा के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल सही भी फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मसला कश्मीर को लेकर कितनी हम आहंगी है, और ये जो मसाइल और ये जो संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए दोनों हुकूमतों की हिकमत अमली क्या है? रियासत आज़ाद कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। और हम मिलकर हिकमत अमली बनाते हैं। ऐसे फोरम्स बने हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर की क़यादत और पाकिस्तान की क़यादत बैठती है, तबादला ख्याल होता है और इन मामलात पे गौर व खौस होता है। लेकिन ये जो राब्ते इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। फिर यह है कि मैं समझता हूँ कि इसमें असल नुमाइंदगी जो है वो मकबूजा कश्मीर से जो लोग यहाँ आबाद हैं या बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए, उनके नुक्ता नज़र को सुनना चाहिए, उनको दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे भेजना चाहिए ताकि अपनी वो वकालत कर सकें, अपना मुकदमा पेश कर सकें। तो
ये जो है ये कोशिशें जारी हैं और मुझे यकीन है कि हम चूँकि खुलूस नीयत से कर रहे हैं, ठीक है, कोई कमी कोताही होगी तो हम ज़रूर कामयाब। सरदार साहब, आपने डिप्लोमेसी में ज़िंदगी गुजारी है, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की मसला कश्मीर के हवाले से डिप्लोमेसी दुरुस्त समत में है, नहीं है? क्योंकि अक्सर अपोजिशन की जानिब से यह सवाल उठाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान जिस मौक़िफ़ पे सन 1947 में खड़ी थी, वहाँ भी बग़ैर किसी लचक के आज भी खड़ी है। और ये असल में एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट जो है वो कश्मीरियों की तरफ से दिया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से दिया गया, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से दिया गया है कि हम हुकूमत पाकिस्तान बल्कि रियासत पाकिस्तान पे एतमाद करते हैं। तो लेकिन यानी ये कि अभी हम कामयाब नहीं हुए अपनी मंजिल हासिल करने में, तो इसलिए ये है कि हमें मज़ीद हम आहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। हमें दोबारा से जो है ना, वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड रीसेट दिस पॉलिसी सो दैट इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि आज यौम यकजहती कश्मीर के दिन आप आज़ाद कश्मीर की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जो कि भारतीय बर्बरियत, जुल्म और सितम सहने वाले कश्मीरी हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर की तरफ से नहीं बल्कि अहले जम्मू कश्मीर उनकी तरफ से, अहले पाकिस्तान की तरफ से और दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं या हमारे जो हम ख्याल लोग हैं जो आज़ादी पसंद शहरी हैं दुनिया के, या वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने हमारे कहे बग़ैर जो है कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए इतनी जद्दोजहद की है दुनिया की पार्लियामेंट्स में, वो जनूब मशरक़ एशिया में हूँ, मलेशिया में हूँ, या ब्रसल्स में हूँ, या वाशिंगटन DC में हूँ, या लंदन में हूँ, या दूसरी जगहों पे हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कश्मीरियों को ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया आपके साथ खड़ी है। आप एक लम्हे के लिए महसूस न करें कि हिंदुस्तान कामयाब हो रहा है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, कश्मीरियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीरी जो है जिस क़यामत से गुज़र रहे हैं, ये एक करबला है। करबला की ये निशानी थी कि उसमें जो है गैर मसल्ला लोगों को, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, उनको तहत किया गया। आज वसी पैमाने पर वही करबला दोहराई जा रही है मखसूस जम्मू कश्मीर में। यानी 79 लोग हैं और 1,40,00,000 लोगों की आबादी को 9 लाख फौजियों ने कैद किया हुआ है। ये जो है ये एक पुलिस स्टेट बन चुकी है, ये एक फौजी छावनी बन चुकी है और ये एक बहुत बड़ा कैद खाना है जिसमें आदमी अपने घर में महफूज नहीं है, औरत महफूज नहीं है, बच्चा महफूज नहीं है। आप घर के बाहर जो है चौकों और चौराहों में महफूज नहीं है, आपके कारोबार महफूज नहीं है। तो इस वक्त जो है आज का दिन इसलिए मुकर्रर किया गया है कि हम कश्मीरियों से ये कहें, और मैं कश्मीरियों से कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं और कश्मीरी भी याद करेंगे कि उनके साथ इस तारीख तरीन दौर में कौन खड़ा रहा है और कौन नहीं खड़ा रहा, यानी पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी, कि कौन लोग उनके साथ जुर्रत और हिम्मत के साथ खड़े थे। तो क्योंकि कश्मीर, मेरा ये ईमान है, यकीन है कि उन्होंने आज़ादी ज़रूर लेनी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह एक दिन आज़ादी जो है उनका मुकद्दर है और आज़ादी को हासिल करके रहेंगे। सरदार मसूद अहमद खान, सदर आज़ाद कश्मीर, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सदर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इतना ही मतलब कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं। यकीन करें, आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, भारत से भी इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, इतनी आवाज़ें उठ रही हैं कश्मीरियों के हक़ में, और उन आवाज़ों को भी दबाया जा रहा है। और सिर्फ वो मुसलमानों की आवाज़ें नहीं, जाहिर है जो भी कोई इंसान है जो इंसानी दिल रखता है और सोच फहम रखता है, आपको मनाजिर तो देखें कितने दिल दहला देने वाले होते हैं। क्या मासूम बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है वो एक भारतीय फौजी को अपने घर की तरफ बढ़ता देख के जिस तरह से बेबसी से रोना शुरू हो गया, पत्थर उठाते हैं, जिस तरह से गुस्सा कितना है उनमें, उस मेंटल टॉर्चर का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अभी तो हम फिजिकल टॉर्चर्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, जो सामने नजर आने वाले जख्म हैं, जो रिस रहे हैं, उनकी बात करें, जो उनकी रूह पे घाव हैं, जो उनके दिल पे जख्म है, जो उनके जिसे कहना चाहिए इज्जत नफ्स को जैसे तार तार किया गया है, अभी उसकी तो दुनिया और अक़वाम आलम ने कोई नोटिस ही नहीं लिया, उसकी कभी बात ही नहीं की, अभी उस नुकसान का तो हमने शुमार ही नहीं किया। बिल्कुल, भारत तो वहाँ पर किसी को जाने ही नहीं ना दे रहा कि जी कि कोई जाके वहाँ पर देख ही ले कि मामलात क्या हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हम आपको हालात दिखाते हैं, आप लोग आए। भारत कभी भी नहीं मानता, लेकिन अक़वाम आलम जो है
वो बहुत मुहज़्ज़ब है, 1 मिनट की जो खामोशी है वो इख्तियार करते हैं और उनके लिए मामला खत्म हो जाता है। हाँ, और अब जो है इस इंडेक्स में जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इंडेक्स जो कि द इकोनॉमिस्ट का है, उसमें फ्लॉड डेमोक्रेसी डिक्लेयर करके वो समझते हैं कि बस काम हो गया, हमने इंडिकेट कर दिया है कि अच्छा काम नहीं आप करें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम रहने वाले जो हैं मुख्तलिफ अंदाज से अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तानी को पहमाओं की K2 सर करने का फैसला कुन मुहिम जो है वो जारी है और उनका अज़्म है कि आज यानी यौम यकजहती कश्मीर के दिन वो K2 पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराएंगे। इस मुहिम जोई में मोहम्मद अली सतपारा, उनके बेटे साजिद और आइसलैंड के जॉन स्नोरी जो हैं ये भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ये ट्वीट इनके सामने आ रहे हैं, हम इनको फॉलो कर रहे हैं और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर किया जा रहा है और सर्दियों में जो है सर करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है, उन्होंने लिखा है कि इंशाल्लाह आज हम ये सर करके तोहफा देंगे कश्मीरियों को, उनके नाम करेंगे। मोहम्मद अली सतपारा ये कह रहे हैं कि उनका बेटा साजिद ऑक्सीजन के बगैर K2 सर करने के लिए दोनों पुरज़्म है और उनके साथ मौजूद आइसलैंड के जो को पहमा हैं, जिस तरह से फरा बता रही थी, जॉन स्नोरी, वो भी कह रहे हैं कि K2 सर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और साजिद अली सतपारा का ये कहना है कि मुहिम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल नहीं, बेहद मुश्किल है। किलर माउंटेन है, नेपाली को पहमाओं ने पिछले माह इसको सर किया है, लेकिन उन्होंने पूरी गैजेट्स के साथ किया है। सो बगैर ऑक्सीजन के जो है ये तो एक आलमी रिकॉर्ड होगा, एक और आलमी रिकॉर्ड होगा। विंटर में वैसे K2 को समिट करना जो है वो भी एक आलमी रिकॉर्ड था जो कि पिछले दिनों ही कायम किया गया। K2 की चोटी जो है 8611 मीटर की बुलंद है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, लेकिन मुश्किल तरीन माउंटेन, इसको सेवेज माउंटेन जो है वो भी कहा जाता है। और यही बात है कि इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि मोहम्मद अली सतपारा इतने वो, मतलब आप उनके ट्वीट्स देखें ना तो उससे पता लगता है कि यार ये क्या जज्बा है और फिर कश्मीरियों के नाम करना। फरा वैसे मुझे तो ये लगता है कि आप इस तरह की कोई चोटी देखें ना तो आप वैसी, मैं तो खौफजदा हो जाऊँ कि मैं नहीं भाई कल आएंगे, परसों आएंगे। लेकिन ये जाहिर है जो एडवेंचर्स और जो ख़तरों से खेलने के आदी होते हैं और इस तरह के थ्रिल जो है उसके साथ डील करने की उनको आदत होती है, उनके लिए ये चैलेंज, ये मुहिम जो है ये वैसे कहते हैं ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो हमारी बेस्ट विशेस अपनी को पहमा टीम के लिए भी है, लेकिन हमारी क्या विशेस हैं, हम लोग क्यों नहीं इनको प्रमोट करते हैं, इनको स्पॉन्सर हम लोग क्यों नहीं करते हैं, हम इनके लिए क्यों नहीं करते हैं? फर्क मेरे ख्याल में होना चाहिए हमजा, क्योंकि आप क्रिकेट देखते रहते हैं ना ज़्यादातर वक्त। हाँ, ये हमारी भी गलती है, मेरी भी गलती है। हाँ, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब आप इतने ही पैशनेट जो है वो क्रिकेट के अलावा स्क्वाश के लिए होंगे, टेनिस के लिए होंगे, स्नूकर के लिए होंगे, अपने को पहमाओं के लिए होंगे, हॉकी के लिए होंगे, फुटबॉल के लिए होंगे, तो ये तमाम टीम्स भी इतना थ्राइव करेंगी। हमारे यहाँ पर भी लीग्स हो रही होंगी फुटबॉल की, हमारे यहाँ पर भी जो मुख्तलिफ जो है वो चैम्पियनशिप्स हो रही होंगी। सो लेट्स ओपन विश के पाकिस्तान में ये तमाम कल्चर जो है एडवेंचर का और उसके साथ साथ हर तरह की खेल को प्रमोट करने का ये भी फले फूले। बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमजा, कल हुआ ये कि मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और ज़ाहिर है टीवी ऑन था, तो मुझे सर में दर्द होना शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। आपको सीटियाँ पसंद नहीं है? मुझे सीटियाँ भी पसंद नहीं है, मुझे चीखें भी पसंद नहीं है, मुझे चीखों पुकार भी पसंद नहीं है, मुझे हुल्लड़बाजी भी पसंद नहीं है, मुझे गैर जरूरी जुमलाबाजी भी। आदत डालें, अब तो हाथापाई तक बात पहुंच गई है फरा, और आपको इन चीजों की आदत नहीं है। क्या हो गया आपको? और ये सबसे मुअज़्ज़ज़ ईवान है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है और आपने आदत ही नहीं डाली। और देखिए ना कि मतलब मैं तो ये देखकर हैरान रही कि डिप्टी स्पीकर्स को 20 सार्जेंट एट आर्म्स जो है उनके हिसाब में कार्रवाई उसको लेके चलना पड़ा। और मामला जो है वो कितने संगीन थे कि वो टीवी बंद किया तो थोड़ा सा सुकून आया जिंदगी में। सो ये एक जो सूरत हाल है ये एक बड़ी परेशान कुन है, जिसकी निशानदेही रोजाना कौमी असम्बली के इजलास में हो रही होती है। वहाँ पे बड़ी सीरियस डिस्कशन है, जिसमें सीरियस डिस्कशन के अलावा बाकी सब कुछ होता दिखाई देता है। आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनकी डिबेटिंग सोसाइटीज़ में भी ये माहौल नहीं होता है और वहाँ पर तो खैर कोई खर्चा नहीं हो रहा होता अगर सारे इकट्ठे बैठे हैं। ये माशाल्लाह से हमारा अच्छा खासा खर्चा करके बैठे होते हैं और फिर जो जुबान इस्तेमाल की जाती है और फिर बात तो हाथापाई तक पहुँच गई, हम तो बहुत पीछे रह गए। सो अगर इस मसले की बात कर ली जाए जो कि इस वक्त वहाँ पे अंडर डिस्कशन है, तो अपोजिशन इत्तेहाद PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक अपोजिशन की मसलहतें और ज़ाती मुफादात की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। अब मुल्क की सियासत का पारा जो सेनेट इलेक्शन की वजह से ही हाई है। मौजूदा सेनेट इलेक्शन के आधे अरकान जो हैं अगले माह यानी 11 मार्च को अपनी 6 साल मुद्दत पूरी कर लेंगे और उससे कबल उनकी नशिस्तों पर नए इंतखाबात होंगे।
तो हुकूमत जो है वह ऐवान बाला में अपोजिशन की वाज़े अददी अक्सरियत ख़त्म करने के लिए हाथ पाँव मार रही है और उसमें ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर किया जा चुका है। 26वें आईनी तरमीम का बिल भी हुकूमत ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। हाँ जी, और सेनेट इलेक्शन जो भी जीते वो अपनी जगह, मगर हकीकत तो यही है कि इन इंतखाबात में जमहूरी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। कि हम सबको पता है हॉर्स ट्रेडिंग होती है, सबको पसंद आती है, जो कर रहा होता है और जिसके खिलाफ हो रही होती है उसको बहुत बुरी लग रही होती है। लेकिन ये सर्कल ऐसा ही है, हर बंदा कभी ना कभी खुश रहा है और हर बंदा कभी ना कभी परेशान हुआ है। हर पार्टी, यानी कि हर पार्टी जमहूरियत के लंबरदार होने के दावे तो करती है, मगर सेनेट का टिकट सिर्फ मंजूर नज़र अफराद को दिया जाता है। सवाल यह है कि आवाम को जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लोगों को टिकट दे दिए जाते हैं। और ये बात होती है कि सिर्फ जो ताल्लुक वास्ते वाले लोग हैं या फिर ज़्यादा अच्छे स्पॉन्सर्स कह लिया जाए होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उनको टिकट्स दे देती हैं पार्टी। बिल्कुल सही। और बहुत सारी चीज़ें कहना चाहिए ना, दबाव हरबे वो यहाँ पे काम आते हैं। अब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि पीडीएम ने दबाव डाला, लेकिन मुस्लिम लीग काफ को देखिए सेनेटरशिप मिल गई कामिल अली आगा साहब के लिए। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं, हम इस हवाले से बातचीत करेंगे। अहमद बिलाल महबूब हमारे सदर पिलडाट। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा कि सेनेट इलेक्शन के जोड़ तोड़ जारी हैं, तो सेनेट इंतखाबात को पैसे की रेल पेल का खेल क्यों समझा जाता है और इस कल्चर का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखिए, मेरी राय तो ये है, और मेरी राय को बहुत पॉपुलर राय नहीं है, बहुत से लोग उससे इख्तलाफ करेंगे कि ये पैसे की रेल पेल बहुत इसके ऊपर मुबालगा होता है। अच्छा। अक्सरियत लोगों की अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को मामूल के मुताबिक वोट देते हैं। चंद लोग होते होंगे, एक या दो सीटें जिनके ऊपर कुछ शायद ऐसे मामलात होते हों, क्योंकि एक मेंबर को तकरीबन 12-13 वोट देने होते हैं, उसके पास प्रेफरेंसेस होती हैं, तो वो बाज़-औक़ात उसमें से एक प्रेफरेंस में किसी ऐसे शख्स को भी वोट दे देता है जो उसकी पार्टी का नहीं होता। वो बाज़-औक़ात उसके नताइज फिर तब्दील हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पार्टियां बहुत नाराज़ होती हैं। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें ये मेंबर्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी के शख्स को वोट दे और पार्टी की हिदायत पे अमल करने का वो पाबंद नहीं है। लेकिन शायद इक्का दुक्का केसेस में करप्शन होती हो तो उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे निज़ाम को ये कहना कि इसमें पैसों की बलबूते पे लोग इलेक्ट होके आते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, जब वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी से लोगों को निकाल दिया था। सेनेट के अंदर हमने मामला देखा जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद आई थी, ये सब मामलात हुए थे। क्या ये पसंद नापसंद पे ही हो जाते हैं सब कुछ? जी हाँ, ऐसे हो सकता है। देखिए ना, जो आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, सेनेट चेयरमैन के बारे में भी ये सीक्रेट बैलेट होता है जब उसको उसके खिलाफ अदम एतमाद का वोट देना होता है। अभी चंद महीने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हीं चेयरमैन साहब के हक में वोट दिया था। अब चंद महीने के बाद अब वो अपने मेंबर्स को कह रहे हैं कि अब आप इसके खिलाफ वोट दें, और कोई वजह भी नहीं थी। तो अब जो मेंबर है वो भी ये सोचता है कि मैं क्या रोबोट हूँ कि मुझे आप कह रहे हैं इसको वोट दे दो, आप कह रहे हैं इसके खिलाफ वोट दे दो। तो कई मेंबर्स रिवोल्ट करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, वो उन्होंने वोट नहीं दिया उसके खिलाफ, तो उसके नतीजे में 14 वोटों का फ़र्क आया। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किसी से पैसे लिए हों, उनकी पसंद है, ये उनको हक हासिल है ये कि वो जिसको चाहे वोट दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्शन क्लास भी लागू नहीं होती ऐसे वोट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इसके बारे में एक आम जो तासुर है, मेरी राय उसके ज़रा बरअक्स है। होते होंगे कोई एक दो लोग, लेकिन ये बिलअमूम ऐसा नहीं होता, लोग अपनी पार्टी के मुताबिक ही वोट देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर सर आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें खामखा ही हो रही हैं? वज़ीर आज़म ने मतलब तहरीक इंसाफ ने पिछली दफ़ा इलेक्शंस में अपने 20 जो मेंबरान के खिलाफ एक्शन लिया, आपको लगेगा कि वो भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने पार्टी मंशूर से डिविएट किया था तो फिर ये भी आप समझते हैं उनका आईनी हक है? और दूसरा, फिर ये जो गर्मा गर्मी चल रही है कौमी असम्बली में, क्या आप समझते हैं कि ये भी ऐसे ही होना चाहिए? ये डेकरम जो है इस फोरम का, वो इसी चीज़ का मुतकाजी है जो कल हमने देखा, जो स्क्रीन पे नजर आया, जिस तरह से हुल्लड़बाजी थी, जिस तरह से धक्कम पेल थी? इस बारे में मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई घटिया दर्जे की कंडक्ट है। इन लोगों को रोल मॉडल होना चाहिए, पार्लिमानी कुछ आदाब का ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये आदाब तो बड़ी दूर की बात है। वहाँ पे कल जो कुछ हुआ है, खुद दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी,
यानी ये भी गालिबन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत के वजीर ने कोरम पॉइंट आउट किया है कि कोरम नहीं है और वो वॉकआउट कर गए इजलास से। ये भी हुआ और दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से भी हुआ। और कल तो नौबत इस हद तक आ गई कि वहाँ पे बहुत सीरियस किस्म की ज़ख्मी हो सकते थे लोग। हमें याद है कि मशरकी पाकिस्तान में एक स्पीकर को कुर्सी मार दी थी और बाद में उनका इंतकाल हो गया था। मुझे डर है कि अगर ये सूरत हाल जारी रही और इसी तरह दोनों के दरमियान इस वक्त जो शदीद किस्म की पोलराइजेशन है जारी रही तो कहीं बहुत बड़ा कोई सानहाना सेनेट या कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में ये हमें देखने को मिल जाए। तो ये मेरे ख्याल में इस सूरत हाल को ठीक करने की ज़रूरत है और इसमें दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि अंदाज़न कितना ख़र्चा एक इजलास पे हो जाता है और ये ख़र्चा जो होता है ये आवाम के पैसों से होता है, टैक्स पेयर जो है उसके पैसों से हो रहा होता है। तो फिर जब इस तरह के मामलात होते हैं तो बेहतर है कि कौमी असम्बली का इजलास ही ना हुआ करे। हमें इतना दुख होता है देख कर भी और फिर पैसे भी हमारे ज़ाया हो रहे होते हैं। लेकिन अगर फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए से फैसले आ जाए तो भी हमें बुरा लगता है, फिर हमारी जमहूरी जो मामलात हैं उन पर सद पड़ती है। देखिए ये इजलास हो या ना हो, जो खर्चा हो रहा है ना वो तो टैक्स पेयर बेचारे का हो ही रहा है। कोई अब इसको जो खर्चे हो रहे हैं वो फिक्स्ड हैं। अब इजलास फॉर एग्जांपल कल वो प्रोरोग किया है ना, तो उसके अगले 2-3 दिन का भी उनको डेली अलाउंस मिलेगा और उनको 3 दिन पहले का और 3 दिन बाद का डेली अलाउंस मिलता है। तो ये तकरीबन 1 दिन के इजलास का अगर आप वर्किंग डेज के बेसिस पे निकालें तो 2.5 करोड़ रुपया खर्च होता है 1 दिन का वर्किंग डे का। अगर कैलेंडर डे पे आप इसे कर लें तो तकरीबन 85 लाख रुपया 365 दिन मुस्तकिल खर्च होते रहते हैं टैक्स पेयर्स के। 85 लाख रुपए पर डे यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपया डेली खर्च हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है गरीब मुल्क के लिए। तो उसमें इस किस्म का कंडक्ट किसी सूरत पे भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने ये काम किया है पूरी कौम ने उसको देखा है, आपने मीडिया पे दिखाया है। और मेरे ख्याल में उन पार्टियों को और उन लोगों के ख़िलाफ़ लोगों को आम पब्लिक को, सिटीजन्स को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी जो सूरत हाल सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों ऐलान किया कि मैं तरक्याती फंड्स जो हैं वो दूंगा अपने MNAs को। इसके बारे में भी उन्होंने एक जो अपोजिशन का पॉइंट था उसको टेकअप किया। और दूसरा, आपके ख्याल में ये बहस ला हासिल चल रही है, फिर आप इस मामले को कहाँ मुनत्तिज होते हुए देख रहे हैं? कोई इसका रिजल्ट निकलेगा? क्या हुकूमत कामयाब होगी शो ऑफ हैंड्स का मामला जो है उसको सेटल करने में, उसके बारे में कोई एक मुतफ़िका करारदाद पास करवाने में? देखिए, हुकूमत मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत संजीदा थी इस काम में। हुकूमत अगर संजीदा होती तो उनको चाहिए था कोई 6 महीने साल पहले इस पे काम शुरू करते। पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने में जमहूरियतों में टाइम लगता है। हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जहाँ बहुत इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ भी कई महीने चीज़ों को कंसेंसस करने में लग जाता है। हिंदुस्तान में 40 साल से कोशिश हो रही है कि ख़वातीन की नशिस्तों को रिज़र्व किया जाए वहाँ के लोकसभा में, लेकिन वो 40 साल से वो बिल आता है और वो पास नहीं हो पाता क्योंकि इत्तफाक राय पैदा नहीं हुआ। तो हुकूमत को ज़रा पहले ये काम करना चाहिए था। और ये सीरियसली, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आपको अपोजिशन के साथ कुछ सीरियस बातचीत करनी चाहिए थी। ऐसे आप बिल बगैर तैयारी के ले आएंगे और वो भी ऐसे वक्त में जब आपका एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ले आए हैं। आपके वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है अपोजिशन के साथ कि कोई सीरियस काम पार्लियामेंट में हो सके, तो ये तो बिल पास नहीं होगा। और कल मेरे ख्याल में जबकि इजलास ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो असम्बली से ये कानून पास करा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मामला ख़त्म हो गया फॉर द टाइम बीइंग। और इसमें इमरजेंसी भी क्या थी? देखिए ना, 1973 में ये कानून आइन पास हुआ है। 47 ईयर्स से सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हो रहे हैं। तो साहब एक इलेक्शन और हो जाने दें और उसके बाद फिर आप सीरियस कोशिश करें। एन इलेक्शन से 1 महीने पहले आप ये काम शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर है उसकी कामयाबी का, जब आपके ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं है अपोजिशन से, क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो पास हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है सर। ये बताएं कि जो सेनेट के अंदर टिकट्स दे दिए जाते हैं, उम्मीदवार सामने आते हैं, इनके हवाले से
फैसला किन बुनियादों पर किया जाता है? क्या ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर किया जाता है? पार्टी के साथ एफिलिएशन देखी जाती है? क्योंकि ये भी कई चेहरे ऐसे सामने आ जाते हैं जो किसी ने देखे नहीं होते और उनको सेनेट का टिकट मिल जाता है। देखिए, ये तो पार्टियों के अंदर हमारे जो दाखिली जमहूरियत की सूरत हाल है, उसमें सबसे ज़्यादा फैसला कुन किरदार तो पार्टी का जो टॉप लीडर है वही अदा करता है। उसे फैसला करना होता है। ख़ास तौर पे ये जो सीटें जिनमें पब्लिक का वोट लेने की मजबूरी नहीं होती, जैसे आप रिज़र्व सीट्स हैं ख़वातीन की, रिज़र्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की और सेनेट की सीटें हैं, इनमें आपके महदूद तादाद में लोगों ने वोट देना होता है और वो तकरीबन तय होता है कि कौन लोग इलेक्ट होंगे। तो इसमें पार्टी लीडर ही तय करता है। और फिर दूसरी बड़ी कंसिडरेशन जो होती है वो पार्टी के साथ लॉयल्टी की होती है। जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, वो ज़रा निस्बतन तीसरे दर्जे में देखी जाती है। अगर किसी में लॉयल्टी है और वो टॉप लीडर का पसंदीदा शख्स है या शख्स है, तो उसके बाद फिर कॉम्पिटेंस को देखा कहीं जाता होगा। वरना ये बात तो हमारे यहाँ जितनी सही है उतनी दुनिया के अक्सर मुल्कों में सही है। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हमारे यहाँ शायद कुछ ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। और ये अहम दिन है जिस दिन हर पाकिस्तानी जो है वो बड़े जोश जज्बे के साथ और पूरी अपनी, जिसे कहना चाहिए, हुब्बुल वतनी के साथ भी और उसके साथ साथ इंसानी मोहब्बत और जो हमारी कश्मीरियों के साथ एक खास रिश्ता है, बिल्कुल उसके साथ हम जुड़ते हैं। मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जाती हैं, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाती हैं और इसीलिए जो है मुख्तलिफ रैलियाँ आज निकाली जा रही हैं, इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि यौम यकजहती कश्मीर का जो मकसद है, यकजहती का ये दिन है और इजहार यकजहती पूरे पाकिस्तानियों की जानिब से कश्मीरी दुनिया में जहाँ भी बसते हैं वो इजहार यकजहती करते हैं। हमने बरतानिया में अक्सर ये देखा है, लंदन की स्ट्रीट्स पर जो है भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज भी किया जाता है। तो ये एक जज्बा तो हमारा है, लेकिन ये यौम यकजहती कश्मीर कुछ किरदार का भी मुतकाजी है, कुछ ऐसे इकदामात भी हमें करने हैं कि जिससे कश्मीरियों के जो मसाइल हैं वो कम हो सके, जबर इस्तबदाद का जो सिलसिला जारी है ये थम सके। बिल्कुल सही। लेकिन पूरी दुनिया में हमजा हम देखें तो अगर ना एक रिवायत है या एक आजकल के दौर या नॉर्म्स के मुताबिक लोग अपने अपने जो नुक्ता नज़र है उसके बारे में खड़े होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स का ये मानना है कि कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत के मुताबिक उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला होना बड़ा ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जिसमें कि तस्लीम किया गया है ये हक़, कश्मीरियों को आज़ादी मिलना है और कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। भारत जो है वो मुसलसल इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और उसके नतीजे में वहाँ पर जो इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है उसके बारे में अक़वाम आलम की खामोशी इस बात की मुतकाज़ी है अब कि इस मसले का जल्द अज जल्द हल किया जाए। जो कि अभी आर्मी चीफ ने भी इसी मसले की तरफ निशानदेही करते हुए कहा है कि इंसानी अलमिये के खात्मे का दिन आ गया है। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने सुबह सवेरे पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या मैसेज देना चाहेंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से? क्या कुछ करने की हमें ज़रूरत है और अक़वाम आलम के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान ने अपनी तारीख में किया है। हम तो कश्मीर के लिए 4 जंगें लड़ चुके हैं। इसके बाद हमने अपनी सियासत, अपनी मईशत जो है वो कश्मीरी अवाम के जो हक़ के खुद इरादियत है उसको परवाह किए बगैर हमने हमेशा अपनी पॉलिसीज बनाई हैं। और कश्मीर के लोगों ने भी मोहब्बतों के लिए कुर्बानियों की एक मिसाल कायम की है। इतनी लंबी जदोजहद बड़ी कम दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल मिलती है। और कश्मीर के लोगों ने इस किस्म की स्ट्रगल की है और आज भी इस तरह की कर रहे हैं। और आज़ादियों की लड़ाइयाँ लंबी होती हैं, कई 100 साल चली हैं, लेकिन अल्टीमेटली जितना कहते हैं ना, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इंशाल्लाह ये शाम ख़त्म होगी, सहर होगी और कश्मीर के अवाम आज़ादी देखेंगे और हम इंशाल्लाह इस जद्दोजहद में उनके शाना बसाना। इंशाल्लाह। कल सर आप भी मौजूद थे कौमी असेंबली में, आपका भी एक ज़ोरदार खिताब था
लेकिन उसको सुनने के लिए अपोजिशन तैयार नहीं थी। और बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर के ऊपर करारदाद भी मुतफिका नहीं पास हो सकी। एक ऐसा अहम मौका जब हमने इजहार यकजहती करना है कश्मीरी अवाम के साथ, पूरी दुनिया को एक यूनानिमस पैगाम देना, और इसी तरह से पहले भी हुआ जब भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है ख़त्म किया था, तब भी हम ऐसी कोई करारदाद लाने में नाकाम हुए थे। ये जो हमारे मामलात हैं कि इतने अहम जो कौमी सालमियत के या फिर अहमियत के मामलात होते हैं, वहाँ पर भी हम यकजहती के इजहार के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो तो वहाँ पर तमाम अरकान असम्बली जो मुत्तहिद भी हो जाती हैं, तमाम मुखालफतें भी ख़त्म हो जाती हैं। मेरे साथ तनख्वाहें तो बहुत कम है और उसके लिए वो इकट्ठा भी नहीं हुआ, बिल्कुल तमाम पार्टीज उसको अपोज ही करती हैं, वहाँ पे भी इकट्ठे कभी नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कश्मीर की आज़ादी की करारदाद, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पे जो है डेफिनेटली हमें मजीद हमें कम से कम पॉलिसी इश्यूज के ऊपर जो है, जिसमें सिक्योरिटी आता है, जिसमें कश्मीर जिसका जाहिर है कि बहुत ही अहम हिस्सा है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं। मतलब ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो कोशिश हुकूमत ने की है, ये पॉलिसी इशूज के ऊपर, इन मामलात के ऊपर इकट्ठा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हर इतनी ज़्यादा एक हो गई है, बिटरनेस हो गई है कि जिसकी वजह से अपोजिशन का प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि उनकी लीडरशिप जो है वो कहती है हमें हमारे केसेस में रिलीफ है। वो केसेस में रिलीफ जो है वो पार्लियामेंट और हुकूमत के लिए देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। ये सारी बिटरनेस सिर्फ इस एक वजह से है, वो जेलों से बाहर आना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनको पैसे भी ना देना पड़े और वो जेलों में भी ना रहे। हम उन्हें जेलों में बिल्कुल नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम के पैसे वापस करें। वो भी देने को तैयार नहीं है और केसेस को भुगतने को तैयार नहीं है, बस ये एक बिटरनेस की वजह। बिल्कुल ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, और कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिश करता रहेगा। पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में कश्मीरियों का मुकदमा जो है अक़वाम आलम के सामने रखा है, कहना था वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करें तो हम वाकिफ़ हैं कि वहाँ पर किस तरह की बर्बरियत और सफाकियत जो है उसकी दास्तानें लिखी जा रही हैं। दुनिया में रहने वाले लोगों ने शायद इतने मजालिम नहीं देखे होंगे जितने मजालिम जो है कश्मीरी अवाम अब तक सह चुकी है। जुल्म सितम कई दहाइयों से इसका सिलसिला जो है वो जारी है और हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। जो मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की कानूनी हैसियत बदल कर कश्मीरियों पर जुल्म सितम के नए दौर का आगाज़ किया था और 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया गया। लॉकडाउन के दौरान मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पार्लियामेंट से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर को तकसीम करने का फार्मूला पेश किया और इसको अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर भी करवा लिया गया। और सिर्फ इतना नहीं है, भारतीय हुक्मरान जमात जो है बीजेपी ने मकबूजा कश्मीर में इसराइली तर्ज की आबादकारी का जो प्लान है बिल्कुल फाइनल कर लिया है और मंसूबे के मुताबिक मकबूजा वादी में 2 से 3 लाख हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, जो मुसलमानों को अक़लियत में बदलने का घिनौना मंसूबा है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह और अपने यौम आज़ादी को यौम यकजहती कश्मीर से मंसूब किया था और आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। 5 फरवरी को दुनिया भर में पाकिस्तानी भारतीय मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करके दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा फाश कर रहे हैं और रैलियाँ निकाली जा रही हैं और मुख्तलिफ जो रैलियाँ हैं, बड़ी रैलियाँ हैं, वो बराह रास्त मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। कश्मीर से तालीम वाली सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं नईमा अहमद महजूर साहिबा। बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। हम जैसे बात कर रहे हैं, पिछले दिनों महबूबा मुफ्ती का भी ये कहना था कि इसराइल का मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है भारत में। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद और 35A के बाद ये खदशा जाहिर किया गया था कि जब भारतीय कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेंगे तो इलाके की डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आबादी का तनासुब जो है वो तब्दील हो जाएगा। हिंदू आबादकार वहाँ पे आके आबाद हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया जाएगा ताकि इस तस्वाब राय करवाना भी पड़े तो फैसला जो है वो भारत के हक में आए। तो आपके ख्याल में हिंदुओं का ये प्लान और भारत का ये प्लान जो है किस दर्जे कामयाब है अभी तक?
जी देखिए, आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने से पहले ही एक ये प्रोसेस शुरू हुआ था कि कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहाँ वो वाहिद ऐसा इलाका था जहाँ पे मुस्लिम जो है अक्सरियत में है और ये मुस्लिम स्टेट कहलाई जाती है। और वहाँ जब फिर 5 अगस्त 2019 का जो ऑर्डर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जो अंदरूनी खुद मुख्तारी हटाई गई और यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया जम्मू कश्मीर को, उसके बाद से इन्होंने एक डोमिसाइल लॉ लाया है और दूसरे जो ऐसे हैं 100 से ज़ायद ऐसे कवानीन लाए हैं जो जम्मू कश्मीर पे मुसल्लत किए गए हैं, जिनकी रूह से इस वक्त अब ये हो रहा है कि वहाँ पे हिंदू जो हैं बाहर के गैर मुस्लिम गैर कश्मीरी वो आके वहाँ पे उनको बसाने की कोशिश की जा रही है। आपने सुना होगा तकरीबन 34 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं जो बाहर के लोग हैं और जो वहाँ पे शहरियत हासिल कर चुके हैं, जो वहाँ पे ज़मीनें खरीद सकते हैं, जो वहाँ पे सन्नतें लगा सकते हैं। और ये प्रोसेस एक लंबे अरसे से चला है और इसमें अब सूरत लाई जा रही है जो कि हम आजकल देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 5 अगस्त की बड़ी आईनी तब्दीलियों के बाद कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया गया, कर्फ्यू का समा रहा। इस वक्त वहाँ पर क्या हालात? देखिए, अभी कोई इस तरह की बड़ी तब्दीली नहीं आई है जिसको आप कह सकते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। वहाँ पे पहले तो एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन किया था वो काफ़ी अरसे तक चलता रहा। उसके बाद कोविड आया और उसकी वजह एक और लॉकडाउन हुआ। अब आजकल आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से वहाँ शदीद बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। वहाँ पे पानी के नल जो है वो आइस बन गए हैं, वो वहाँ पे यक बन गए हैं। तो वहाँ जो मौसमी हालात भी हैं इस वक्त बहुत ख़राब हैं। कोविड पे किसी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो सरकार की तरफ से है, वो चाहे बाहर निकलने पे या जल से जुलूस करने पे या कुछ लिखने पे या रिपोर्ट करने पे, या अभी तक जो है इंटरनेट उस पर पाबंदी है। अभी 2G चल रहा है बहुत ही मुश्किल से, और आपने देखा होगा जनवरी में वहाँ पे बिजली का काफ़ी प्रॉब्लम भी रहा है। वहाँ लोगों के पास न तो पानी की सहूलियात मैसर है न बिजली की। तो इस वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, मखदूश है, और अभी उसमें कोई इस तरह सिचुएशन नहीं कह सकते कि वो बेहतर हुई। नईमा साहब, पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स में पड़ी थी जिसके मुताबिक कश्मीरियों के सेब के बागात जो हैं वो उजाड़े जा रहे हैं और सदियों से नस्लों से वहाँ बसने वाले जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं जारी किए जा रहे। आपने हमारे ही प्रोग्राम में एक जिक्र किया था कि वो लोग जो कि गलाबानी करते हैं, जिनके जानवर और मवेशी होते हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं कश्मीरी में। तो अमली तौर पर इस तरह की तब्दीलियाँ क्या देखने में आ रही हैं? मुसलमानों के खिलाफ ये पॉलिसियाँ जो है नरेंद्र मोदी जो का दावा था कि आर्टिकल 370 और 35A जो है ये तो कश्मीरियों के लिए किया जा रहा है, तो कश्मीरी मुसलमानों को इसका कोई फ़ायदा हुआ? कश्मीर में रहने वालों को इसका कोई फ़ायदा हो रहा है? अभी तक तो यही फ़ायदा हुआ कि अब वहाँ के जो पुश्तैनी बाशिंदे हैं उनको ये प्रूव करना होगा कि हम इस वादी से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं। अब उनको प्रूव करना है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आप जहाँ के शहरी हैं अब आपको प्रूव करना है कि हम यहाँ के शहरी हैं कि यहाँ नहीं है। और फिर दूसरा ये कि जो सेटलमेंट कॉलोनीज़ का एक नया सिलसिला चल रहा है कि भाई आपको फ़ौजी की जो फैमिलीज़ हैं उनको भी बसाना है, बाहर के लोगों को भी बसाना है। और जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वहाँ पे एक डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन अभी तक इसका नामो निशान नहीं है। हाँ, ये है कि बड़े बड़े सन्नतकार जो हैं वो बाहर से वहाँ आ रहे हैं और जंगलों में देख रहे हैं कहाँ पे जंगल काटेंगे, कहाँ पे सन्नतें लगाएंगे। तो लेकिन ये बड़ा लंबा अरसा है। लेकिन जो अगर वहाँ के लोगों के बारे में आप पूछेंगे कि उनको कोई सहूलत नसीब हुई है, उसके लिए वो अभी तरस ही रहे हैं। अभी वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको आप कह सकते लोगों को कोई राहत मिली है आर्टिकल 370। नईमा महजूर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। अच्छा, क्रिकेट मैच शुरू हो गया, उसको थोड़ा सा अपडेट करते चलते हैं आपको। 162 पर 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। बाबर आजम जो हैं आज आउट हो गए और रन आउट हो गए, फवाद आलम भी। तो इस हवाले से बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आते ही दोनों खिलाड़ी आउट हो गए? कल तो बहुत अच्छा खेले थे।
वालेकुम अस्सलाम हमजा और फरा, और आप लोगों को भी सुबह बखैर। दरअसल हुआ ये कि आज जब पाकिस्तान ने शुरू किया है तो पहले बाबर आजम आउट हुए सिर्फ 4 रन के इजाफे के बाद। दोनों कल के सेट बैट्समैन, बाबर आजम कल के ही स्कोर 77 रन पर आउट हुए और उसके कुछ ही देर के बाद फवाद आलम जो बड़ी देर से सेट थे वो 45 रन बनाकर आउट हुए। तो अब प्रेशर तो पाकिस्तान पर आ गया है क्योंकि अब रिजवान और फहीम अशरफ इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और अगर अब पाकिस्तान की कोई विकेट गिरती है तो आपकी टेल एक्सपोज हो जाएगी। तो यकीनन बड़ा अच्छा कमबैक है साउथ अफ्रीका की जानिब से। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है हमजा और फराह के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब रावलपिंडी में आप टेस्ट मैच करा रहे थे, कल सिर्फ 40 मिनट की बारिश हुई और आपने वहां पर ग्राउंड बिल्कुल गीला हो गया, तो आपको पहले इंतजामात करने चाहिए। धूप निकल आई लेकिन ग्राउंड गीला था, तो सुपर स्टॉपर करोड़ों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च करता है, 1.25 अरब रुपए डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्च कर रहा है। क्या आप सुपर स्टॉपर और अच्छे कवर्स नहीं ला सकते? जिस तरह श्रीलंका में आपने देखा होगा पूरे ग्राउंड को वो कवर कर लेते ताकि अगर सूरज निकले, बारिश खत्म हो तो वो मैच शुरू हो सके। तो इस पर इनको तवज्जो देनी होगी। ये भी बताइएगा वो जो हमारा व्हाइट वॉश का ख्वाब है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है आपको अब इस सूरत हाल और इस परफॉर्मेंस के साथ? देखिए फरा, 1993 से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं और सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है कि जिस टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है वो फतह से हमकिनार हुई है। बकिया उसके अलावा 5-6 मरतबा जिस टीम ने भी टॉस जीतकर बाद में बैटिंग की है वो फतह से हमकिनार हुई। कल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान पहली इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकेट पर कल थोड़ा सा टर्न भी था। 8वें ओवर से ही गेंद टर्न होना शुरू हो गया जब उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज बॉलिंग के लिए आए जिन्होंने 2 विकेटें ली, पहले इमरान भट्ट को और फिर अजहर अली को आउट किया। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुआ तो फिर हम साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, बारिश हुई थोड़ी देर के लिए हुई, आज विकेट में आप कुछ फर्क देख रहे हैं? पहले दिन से जो कुछ फर्क आया हो, विकेट तब्दील हुई हो, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ बेहतर हो रही है, और साथ कितना टोटल कर लिया जाए पहली इनिंग्स में तो आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर टोटल है? देखिए हमजा, आज तो धूप निकली हुई है और बाउंस भी है विकेट पे। अभी तो विकेट बेहतर खेल रही है क्योंकि अगर मैच का जो अगला दिन शुरू होता है तो लाइट रोलर सा लिया जाता है, तो विकेट जो है वो बेहतर खेल रही है। लेकिन जो वक्त गुजरेगा, क्या बॉलर्स के जो फॉलो थ्रू पे जो पैचेस बनते हैं रन अप पे, तो क्या उन पैचेस के पाकिस्तानी स्पिनर बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल, आप बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अभी ब्रेक लेंगे और इस इजलास के हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जैसे हम आपको भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मजालिम हैं जो कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जारी हैं, जिसका यकीनी तौर पर एक नतीजा जो है मेंटल टॉर्चर की सूरत में भी निकलता है, ज़हनी और नफ्सियाती अमराज की सूरत में भी निकलता है। ये लॉकडाउन जो कि हमने देखा कोविड की वजह से, इस लॉकडाउन ने हमारे बच्चों के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल पैदा किए हैं, जिसे अवेयरनेस के लिए ये एक वीक जो है इसको कहा गया है कि इस हफ्ते नज़र डालिए अपने बच्चों की सेहत के ऊपर, जहनी सेहत के ऊपर, क्योंकि जहनी सेहत भी उतना ही बड़ा मसला है जितना कि फिजिकल हेल्थ है। बिल्कुल, इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात आयशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या मसाइल आ रहे हैं बच्चों के सामने, और मकबूजा कश्मीर को अगर हम सामने रखें तो वहाँ पर जैसे लॉकडाउन रहा, खुसूसी तौर पर बड़े जो हैं ज़हनी मसाइल का शिकार होते रहे, बच्चों पर कितने असरात होते हैं? अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो जो हम लोग एक अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ पे लॉकडाउन के इतने ज़्यादा असरात आए हैं बड़ों पे और बच्चों पे। तो जहाँ पर जो लोग हैं, जो फ्रीडम नहीं है, जिनके पास आज़ादी नहीं है, अगर वहाँ पे लॉकडाउन की बात करें, जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है, तो वहाँ पर जो लॉकडाउन है उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। बड़ों की सेहत और बच्चों की मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं। उसमें बच्चे जो हैं एंग्जाइटी, इंतशार, डिप्रेशन का भी बहुत ही छोटी उम्र में ही शिकार हो जाते हैं। कोई अलामात नज़र आती हैं? क्योंकि बड़े तो कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बच्चे बाज़ औक़ात बताते भी नहीं। बिल्कुल, बच्चों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बच्चों को भी एक्सप्रेशन देना आता नहीं है, वो बता नहीं सकते कि उनके साथ कोई मसला आ रहा है, परेशानी आ रही है। तो अक्सर कात ये होता है कि आपने सुना होगा, बच्चे कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बीमार हो जाते हैं। अक्सर कात ऐसा होता है कि उनकी बॉडी ऐसे साइंस प्रोड्यूस
करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी के लिहाज से भी बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया कि बच्चा जो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चा दूसरों में घुलेगा मिलेगा नहीं, रोता रहेगा, सोशलाइज नहीं करेगा, दोस्तियाँ नहीं कर पाएगा और डर और खौफ का शिकार हो जाएगा। स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो बच्चे फोबिक, हालांकि वो बहुत बहादुर बच्चे हैं, बहादुर कौम है वो जो इतने अरसे से लड़ रही है, लेकिन कि वहाँ पर ओवरऑल इस तरह के माहौल में बच्चे बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार भी हो जाते हैं। आयशा, ये बताएं बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से आपने बताया कि कुछ हमें इंडिकेटर्स हैं, हमें पता लग जाता है कि ये मसला है, फिर क्या करना चाहिए? काउंसलर बहुत सारे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते और अगर दूर दराज के इलाकों में लॉकडाउन है, एक्सेस मुश्किल है, तो क्या करें? खुद से भी कर लें? खुद से कर लें। इस लिहाज से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि माँ बाप बच्चों के साथ इस तरह का दोस्ती का लेवल पैदा करें कि बच्चा अपनी बात किसी हद तक उनको बताने के काबिल हो या बता सके। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है, जैसे आपको आजकल पता है कि बैड टच और गुड टच का बहुत ज़्यादा मामला जो उठा हुआ है, पेरेंट्स को इस लिहाज तक बच्चों को अपने साथ दोस्ती करनी चाहिए कि बच्चा जो है कंफर्टेबली आके बता सके, ना कि डरे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं बच्चा डर की वजह से, खौफ की वजह से या पेरेंट्स डांट ना दें इसके डर से माँ बाप को नहीं बताता। तो अगर दोस्ती का अच्छा लेवल होगा, एक कामनेस होगी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स होंगे एग्रीवेट होकर गुस्सा नहीं करेंगे बात बात पे, तो बच्चा बताने काबिल होता है। और इस तरह से बहुत से केसेस के अंदर बच्चे के मेंटल हेल्थ के इश्यूज आने के भी चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरी तवज्जो है ना बार बार कश्मीर के बच्चों की तरफ भी जा रही है, क्योंकि वॉर जोन में जो ज्यादतियाँ बच्चों के साथ होती हैं और ख़वातीन के साथ होती हैं वो तो नाकाबिले बयान, और कश्मीर की सूरत में तो हमने ये तमाम देखी भी है। सो बताइएगा कि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसमें बाकी लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं उन बच्चों को, उन ख़वातीन को जो कि बहुत ज़्यादा मज़ालिम का शिकार है? एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे क्योंकि उनका वॉर जोन है, जिस तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा, तो वहाँ पे PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर आपने सुना है तो उसके आने के चांसेस बहुत होते हैं, जिसमें बच्चा जो है या जो बड़ा है वो बहुत ज़्यादा डर या खौफ का शिकार हो जाता है। तो वहाँ पर एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो वहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए वो बॉन्डिंग ज़रूर करें, आपस में मिल के बैठें, सोशलाइज़ करें और आपस में चीज़ों को शेयर ज़रूर करें। मुश्किल है, बाहर के लोगों की कई दफ़ा रसाई मुश्किल होती है, आपस में बैठ के वो लोग ये काम कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर बच्चों के साथ बैठकर वो खुद से काउंसलिंग करेंगे, जितना हो सके उतना सोशलाइजेशन अगर कर सकें तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस होते हैं। बचपन में वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसा माहौल देख रहे हैं, तो जब बड़े होंगे उनके पर्सनैलिटी पर इसके क्या असरात होंगे? बच्चे जो देखते हैं बड़े होके वैसे ही होते हैं? अक्सर का देखा गया है कि जिस तरह की हमें एनवायरनमेंट मिलेगी बचपन में, बड़े होकर उसका असर आता है। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, वायलेंस देखने को मिलेगी तो बच्चा बड़े होकर वैसे ही काम करेगा, वायलेंस में, एग्रेशन में जा सकता है अगर उसकी सही तरीके से निगहदाश्त नहीं की गई या उसके ऊपर काम नहीं किया गया। तो ये बड़ा कॉमन है और वॉर जोन के बच्चों में देखा गया है कि क्योंकि वो शुरू से देखते हैं वायलेंस, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा डर और खौफ का शिकार हो जाते हैं, सोसाइटी से कट जाते हैं या बिल्कुल वो वायलेंस के अंदर चले जाते हैं अगर उनकी परवरिश जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने देखा कि बुरहान वानी शहीद की सूरत में एक इंडिजिनस मूवमेंट वहाँ से शुरू हुई थी। वो एक ऐसा नौजवान था जिसने अपने इर्द गिर्द बर्बरियत देखी और उसने उसको कबूल करने के बजाय चैलेंज किया और यहीं से आगाज हुआ फिर उस एक मुसलसल रेजिस्टेंस का जो कि आज तक कश्मीर में जारी है। ये भी रिसेंटली हमने देखा। अच्छा, लेकिन दुनिया ये कह रही है कि ये वबा का नाम तो हम दे रहे हैं, है तो ये भी एक वर्ल्ड वॉर है, क्योंकि इसमें भी हम बात हो रही है, इसमें भी खौफ है, इसमें भी बेयकीनी है, इसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डील विद दिस। इस सूरत हाल में अपने बच्चों को, अपने घरों को कैसे हमने एक कंफर्टेबल जोन में रखना है कि कम से कम नफ्सियाती और ज़हनी हम रास्ता हो? जिस तरह लॉकडाउन की कंडीशन थी, अब थोड़ा सा उठ के थोड़ा सा ईज आउट हो गया, लेकिन पिछले दिनों ये था कि बहुत से बच्चे और पेरेंट्स भी लॉकडाउन के अंदर भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाह रहे थे बच्चों से। ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी मुश्किल सिचुएशन है, वहाँ थोड़ा सा ईज आउट करने की ज़रूरत है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ताकि बहुत ज़्यादा A+ ग्रेड और बहुत अच्छे ग्रेड्स के पीछे ना भागा जाए, ईज आउट किया जाए। एक हमारी ओवरऑल जो लाइफ का स्टाइल है, लाइफ की सिचुएशन है, वो चेंज हुई है, तो नॉर्मेलिटी तो रही नहीं है। तो अगर नॉर्मेलिटी नहीं रही तो हम नॉर्मल ग्रेड्स और नॉर्मल लाइफ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मामला तो हमने देखे, हार्ड जोन देखा, वॉर जोन की हमने बात की है। बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर वाकई पढ़ाई का होता है। अगर नॉर्मल हालात हैं और बच्चे पे हमने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला है और वो डर कर पढ़ाई कर रहा है, तो फिर उस पर क्या असर आता है? उसमें ये होगा कि बच्चा शुरू में तो ग्रेड्स की खुशी में या इनाम की खुशी में पढ़ लेगा, लेकिन इवेंचुअली जब ज़्यादा मुश्किल आएगी, जब उसको सोशलाइजेशन भी करनी है, दोस्ती भी करनी है, बाकी चैलेंजेस को भी करना है, तो वहाँ पे उसकी पढ़ाई जो है वो डाउन चली जाती है, वहाँ पे पढ़ नहीं पाता, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल एंग्जाइटी का इंतशार का शिकार हो जाता है। तो बहुत से बच्चे देखा गया है कि जिनकी परफॉर्मेंस पहले अच्छी होती है, बड़ी क्लासों में जाके 7वीं 8वीं 9वीं तक जाके उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर जाती है। इसलिए एक लिमिट तक बोझ डालना है, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को साथ में एक्स्ट्रा
करिकुलर एक्टिविटीज़ या जो गेम्स और स्पोर्ट्स है उसके अंदर भी लेकर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बिल्कुल ठीक है आयशा, बहुत हमारे साथ थी आयशा शाहिद और आज हम बात कर सके। हमने वॉकी भी कोशिश की, लेकिन बात यही है कि जब भी किसी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना होता है तो वहाँ पर हमारी फैमिली वैल्यूज़ हमेशा काम आती हैं कि कितना अच्छा बॉन्ड है वालिदैन का और बच्चों का। जहाँ पे रिश्ता मजबूत होता है वहाँ पर जो भी मुश्किल हालात होते हैं उस पर काबू पाने में और उसका सामना करने में आसानी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मौसम की कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि हफ्ते का हमारे प्रोग्राम का आखिरी रोज़ है आज हफ्ते का, और इस हवाले से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। मुझे बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद बारिश होगी जैसा मौसम हमने देखा है। बूंदाबांदी हुई थी। अच्छा, खालिद मलिक साहब जो हैं उनसे भी बात करेंगे, तर्जुमान मेट ऑफिस, वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम खालिद मलिक साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल मौसम की रहने का इम्कान है? इस वक्त हर एक की ख्वाहिश है कि बारिश हो, क्योंकि इस दफ़ा विंटर में इतनी ज़्यादा रेन हुई नहीं जी। लेकिन अब हर एक की ख्वाहिश को पूरा करना अल्लाह मियाँ के इख्तियार में है। एज सच जो पोजीशन चल रही है उसमें हमारे पास जो फरवरी है उसमें कोई इतनी ज़्यादा अच्छी रेन हम नहीं देख रहे, और वो जो रेन एक्सपेक्टेड हैं वो भी जाके लास्ट डेकेड में है 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक। उससे पहले हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में लाइट सी रेन तो है 8-9 को, लेकिन थोड़ा सा साउथ आए जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पंजाब और मुल्क के दीगर इलाके हैं उनमें कोई रेन के चांसेस फ़िलहाल नहीं है। इसी तरह ड्राई वेदर रहेगा, टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करना शुरू करेगा, लेकिन जब लास्ट डेकेड आएगा तो उसमें टेम्परेचर फिर एक जगह स्टेगनेंट हो जाएगा। तो विंटर हमें कोई बहुत ज़्यादा ठंडी अब जो आने वाली है वो नहीं लग रही। बिल्कुल ठीक है, हमारे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन खालिद मलिक साहब आप मुझे खुश तो कर सकते थे कि जी उम्मीद रखें कोई नहीं बारिश हो सकती है, दुआ करें। अच्छा खैर, धुंध का भी अब कोई आपकी उम्मीद रखता है तो फिर आप कहते हैं आपने जो है ना वो गलत फोरकास्ट नहीं बिल्कुल ठीक है। धुंध के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि धुंध जो है वो भी अब नहीं पड़ेगी, अब मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें मार्च की तरफ जैसा मौसम होता था वैसा लेके जा रहा है। आज सुबह धुंध थी निस्बतन पिछले दिनों की निस्बत? नहीं, वो जो धुंध है ना फरा, वो जो धुंध है वो बेसिकली जो पोल्यूशन है उसकी वजह से है, लेकिन जो प्रॉपर धुंध है उसका अब सीजन खत्म हो गया और अब आपके पास कुछ पैचेस में तो ये नजर आएगी, लेकिन एज अ होल जिस तरह पहले हमारे पास मोटरवे और डिस्ट्रिक्ट रूट्स बंद हो जाती थी ऐसा नहीं है, और अब धुंध का जो है वो दौरानिया खत्म हो चुका। अब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो स्प्रिंग की तरफ आमद है। गो के थोड़ा अर्ली है, लेकिन उम्मीद है कि फरवरी के जो लास्ट स्पेल है उसमें जरा थोड़ा सा और विंटर को प्रोलॉन्ग कर सकेगी। तो ये सारे अंदाजे वो जो कह रहे थे कि सर्दियां जरा तवील होंगी, तो वो इसका मतलब है कि नहीं होंगी? फिर तो मौसम अपने एज पर जो रूटीन है उसी के मुताबिक चल रहा है। और साहिली इलाकों में बता दीजिए, कराची में क्या सूरत हाल रहेगी? कराची में भी फिलहाल पोजीशन जो है वो बेहतर है। पिछले विंटर में टेम्परेचर जनवरी में काफ़ी कम था, लेकिन अब डबल डिजिट में आ चुका है, 12-13 चल रहा है, और ये इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा, और जो फरवरी है वो उसके एंड तक ये टेम्परेचर 15-16 तक भी चला जाएगा। यानी कि मौसम ऐसा ही है। आप हमें ये बता रहे हैं कि अच्छा चलें ये बता दें, जब बारिश हो रही होगी आखिरी 8-10 दिनों में, फेब के आखिरी 8 दिनों के अंदर, तब मौसम जो है इतना सर्द होगा, जैकेटें वापस तो ना हम रख दें, अभी संभाल के रखें, तब हमें पहननी पड़ेंगी? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी आपको जैकेटें नहीं रखनी, और वो फरवरी के लास्ट स्पेल तक उसको जो है ना वो आप यूज़ करेंगे। अच्छा, लेकिन मौसम जो है मार्च में हमें तब्दील होता दिखाई देगा कि हम जैसे मार्च में हम कहते हैं कि बाहर का मौसम आ रहा है, हमें बाहर के मौसम की फील होगी, हमें मार्च में भी सर्दियों को हम तब तब्दील होते नहीं देख रहे। नहीं, एक्चुअली ऐसे है कि जो मैंने आपको कहा कि फरवरी का अगर हम इसको मार्च के साथ भी लिंक करें तो ये आपके पास फरवरी के एंड और मार्च के जो पहले 10 डेज हैं उसमें ये रेनी स्पेल हैं, और जब ये रेनी स्पेल होंगे तो ये आपके टेम्परेचर्स को इतना ज़्यादा शूट अप जो है वो नहीं करवाएंगे, वो स्टेगनेट रखेंगे, एक जगह स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जिसकी वजह से विंटर जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकती है। अभी फ़िलहाल हम उसी फोरकास्ट के साथ चल रहे हैं कि विंटर हमारी 1 से 2 वीक प्रोलॉन्ग करेगी, बट ड्यू टू ड्राई जो स्पेल है उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर होता है, लेकिन विंटर इज स्टिल देयर। बिल्कुल ठीक है, विंटर स्टिल देयर। खालिद मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, दिल तो उन्होंने खैर तोड़ा, लेकिन उन्होंने तो वही बताना था कि जैसा मौसम रहेगा, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें बारिशों के लिए। पहले जनवरी के जो आखिरी 10 दिन है ना, कहा जा रहा था कि तब शायद बारिश होगी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ। और कल जब मैच के दौरान बारिश हुई थी तो तब कैसा लगा था आपको? बहुत बुरा लगा था, और मुझे पूरी उम्मीद थी मैच के दौरान कि अब
हमारा जो है वेट आउटफील्ड की वजह से ये मैच मजीद नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ जिसका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी जिक्र कर रहे थे। तो वो बड़ा एक अनहोनी सी हो गई। और फिर शायद अगर कल बाबर आजम खेलते रहते ना तो वो सेंचुरी भी कर लेते। इतना वो गैप आ गया कि आज सुबह आते ही आउट हो गए। मुझे दुख है। और फरा मुझे कह रही थी ऐसे ही आप कहते रहते बाबर आजम। लेकिन अभी मैच का सिलसिला जारी है और सिचुएशन को बदलते कोई देर नहीं लगती। अगर कोई एक भी हमारा खिलाड़ी जम गया और एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो हो गई तो फिर यकीनी तौर पर हम मैच बचाने में और मैच बनाने में कामयाब जो है हो जाएंगे। वरना फिर कोई बात नहीं, वरना तो हम आदी ही हैं जो सूरत हाल होती है उसका सामना करने के लिए भी। यौम यकजहती कश्मीर है और कश्मीर से यकजहती का आज़म इजहार यकजहती करें। और हम कश्मीरियों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो पाकिस्तान की रियासत की सतह पर तो हम कर ही रहे हैं, हमारी हुकूमतें कर रही हैं। लेकिन हमें वो दर्द, वो जज्बा जिंदा रखना है और उसको कभी मरने नहीं देना। 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात की जाती है। और अगर आपके जहन में हो तो पिछले दिनों डिसइंफो लैब जो है, EU डिसइंफो लैब, उन्होंने अंडर पूरा जो नेटवर्क है जो भारत जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, ये कश्मीर की तहरीक आज़ादी को भी इसको मजमूम जो है मकासद देने के लिए कि इसको भी इसको दबाने के लिए, सो ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि आज के दौर जो इन्फॉर्मेशन का दौर है, आप सबके हाथ में जो है सोशल मीडियाज़ के कोई ना कोई लिंक्स है, कोई ना कोई कनेक्शंस है, प्लेटफॉर्म्स है, उनको इस्तेमाल करते हुए आप भी अपना हिस्सा और किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकते हैं कि वहाँ जारी जो इंसानी मजालिम है उनका सिलसिला रोका जा सके। बिल्कुल जी, हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें और वीकेंड को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। सुबह सवेरे